नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रिया ने प्रिंसेस लतिका के लिए वहां पर बहुत सारे ही गिफ्ट भिजवा दिए थे, जो कि रोहित मारवा ने चिराग और अब्दुल के जरिए वहां पर भेज दिए गए थे। अब क्योंकि प्रिंसेस लतिका को बर्थडे में वही ड्रेस पहननी थी जो कि रिया ने उसके लिए भेजी थी, इसलिए प्रिंसेस लतिका बड़ी रानी माँ के साथ अब अपने कमरे में जाती है वो सारे ही गिफ्ट को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही रानी माँ और प्रिंसेस लतिका वहाँ पर उस कमरे में पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर तो कमरे में जगह ही नहीं थी। वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट थे कि प्रिंसेस लतिका के मुंह से एकदम से ही वाव का शब्द निकलता है और उसका मुंह खुला का खुला रहता है। जब रानी माँ प्रिंसेस लतिका का ऐसा रिएक्शन देखती है तो वो खुद भी हैरान हो जाती है। हालांकि राजमहल में प्रिंसेस लतिका को या रानी माँ को किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। प्रिंसेस लतिका के मुंह से बोले बिना ही उसको वो सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाती थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसे एकदम से अपने पूरे ही कमरे को इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर एकदम से प्रिंसेस लतिका का सरप्राइज होना भी लाजमी था। और वैसे भी रिया ने प्रिंसेस लतिका के बर्थडे के लिए जो इतने सारे गिफ्ट भेजे थे उनको देखकर तो अब प्रिंसेस लतिका भी बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन अब वो उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन गिफ्ट्स को एक साथ खोले तो खोले कैसे, क्योंकि अगर वो इनको खोलने में अभी बैठ गई तो उसका आज का पूरा दिन तो इन सबको खोलने में ही लग जाएगा। इसलिए अब वो सरप्राइज के साथ साथ अब प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर अब उदासी भी आ गई थी। रानी माँ ने जब अचानक से प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर उदासी देखी तो अब रानी माँ प्रिंसेस लतिका से पूछती है, लतिका बेटा क्या हुआ? अभी तो तुम इतनी खुश थी लेकिन अभी तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी कैसी? तभी प्रिंसेस लतिका कहती है कि मैं रानी माँ मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि रिया ने तो मेरे लिए अब इतने सारे गिफ्ट भेज दिए हैं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किसको अनपैक करूँ और किसको नहीं करूँ, मैं किसको खोलूँ किसको नहीं खोलूँ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ड्रेस मुझे आज पहननी है वो मुझे कौन से बॉक्स में मिलेगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। अब प्रिंसेस लतिका की ऐसी बात पर अब एकदम से रानी माँ के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। वो एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाती है। रानी माँ को अपने ऊपर ऐसे हंसते हुए देखकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, क्या रानी माँ अब आप भी मुझ पर ही हंस रही है? मैं यहाँ पर परेशान हूँ और आपको अभी हंसी सूझ रही है। तभी रानी माँ फिर से लतिका को कहती है, तो इसमें कौन सा बड़ा काम है, तुम मुझे बोलो, मैं तो अभी के अभी अनपैक करा देती हूँ। या हमारे पास कितने सारे नौकर हैं, हम उनको कह देते हैं वो मिनटों में इन सबको, अगर एक एक नौकर भी इनको खोलेगा तो तब वो सभी कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएंगे। इसमें कौन सा डरने वाली या सरप्राइज या उदास होने वाली बात है। रानी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, नो नेवर, ये मेरी फ्रेंड रिया ने के भेजे हुए गिफ्ट है, इसलिए मैं किसी भी नौकर से तो ये गिफ्ट को अनपैक नहीं कराऊंगी। नहीं तो मुझे पता क्या कैसे चलेगा कि मेरी फ्रेंड ने आखिर मेरे लिए क्या क्या भेजा है, क्योंकि फिर मुझे भी तो अगले बार उसके बर्थडे पर कुछ ऐसा ही करना होगा। तब फिर वहाँ पर रानी माँ लतिका की इस बात से खुश होती है कि लतिका कितने अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करने के बारे में सोच रही है। उसे उसके ऊपर प्राउड भी फील होता है। फिर वो कहती है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। रानी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर अब प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी खुशी आ जाती है। अब वो कहती है, हाँ आप मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप जिस भी बॉक्स को अनपैक करेंगी सबसे पहले आप उस बॉक्स को मुझे दिखाएंगी, ताकि मुझे पता हो कि आपने जिस बॉक्स को खोला है उसमें क्या निकला। रानी माँ अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की इसे शर्त को मान लेती है और अब वो दोनों ही अब उन बॉक्सेस को खोलने के लिए वहाँ पर बैठ जाती हैं। प्रिंसेस लतिका ने एक बॉक्स को उठाया। अब प्रिंसेस लतिका भी धीरे करके के एक एक बॉक्स को उठाने लगी थी। अभी उसने भी वो कुछ तो बॉक्स को खोल लिया था। जब उसने एक बॉक्स को खोला तो उसमें एक खूबसूरत सा गाउन था। उस गाउन के साथ ही उसकी एक प्यारी सी हैट साथ में ही थी। और वहाँ पर प्रिंसेस लतिका को बहुत क्योंकि वो
प्रिंसेस लतिका के फ़िरोक के मैचिंग की, उसमें मैचिंग ज्वेलरी भी थी, फुटवियर भी थे और सारे ही हेयर एसेसरी, ये सब कुछ रिया ने उसके साथ मैचिंग में भिजवाया हुआ था, जो जिसे देखकर अब प्रिंसेस लतिका बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि ये उसे सच में बहुत ही पसंद आया था। ये एक एंटीक पीस था जिसकी कीमत का अनुमान लगाना भी नामुमकिन था। ये सब देखकर तो अब बड़ी रानी ने भी रिया की बहुत ही तारीफ की। बड़ी रानी के मुंह से भी ऐसा ही निकल गया, वाओ व्हाट अ ड्रेस। अब वो प्रिंसेस लतिका को कहती है, क्या बात है लतिका, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने तो आपकी पसंद का बहुत ही ख्याल रखा हुआ है। उन्होंने हर एक चीज़ को आपके लिए ऐसे कैरी किया हुआ है जैसे उसने खुद के लिए ही किया हो। वो आपकी हर एक पसंद नापसंद के बारे में कितने अच्छे से जानती है। तभी रानीमा के मुंह से ये सब बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका भी कहती है, आखिर दोस्त किसकी है। तब रानीमा उसकी बात पर थोड़ी सी हंसती है और उसकी बात पर सहमत होती है। अब रानी माँ फिर से कहती है, वैसे भी ये कलर का ड्रेस तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना। तभी प्रिंसेस लतिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। प्रिंसेस लतिका यहाँ पर बहुत ही खुश थी। अब प्रिंसेस लतिका ने कहा कि बड़ी रानी, मुझे ये सब बहुत ही पसंद है। आज शाम की पार्टी में मैं यही वाली ड्रेस, यही वाली सारी एक्सेसरीज को कैरी करूँगी। हम आज इसे ही पहनेंगे। अभी बड़ी रानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो बड़ी रानी को भी ये ड्रेस बहुत ही पसंद आई थी। उसी वक्त कविन आलिशा भी अब प्रिंसेस लतिका के रूम में आ गई थी। जब कविन आलिशा ने वहाँ पर आकर देखा तो सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गिफ्ट थे। वहाँ पर खुद रानी आलिशा भी बहुत ही हैरान हो गई और कि रिया ने यहाँ पर लतिका के लिए कितने ही गिफ्ट भेजे हैं। रिया के भेजे हुए गिफ्ट की अब रानी आलिशा तारीफ करने लगी। अब कविन आलिशा ने कहा कि आपकी दोस्त ने आपको गिफ्ट, बहुत खूबसूरत गिफ्ट भेज दिए हैं। हमें भी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। तुम सच में इस ड्रेस को आज की अपनी बर्थडे पार्टी में पहन सकती हो। जहां एक तरफ राजमहल में शाम की बर्थडे की प्लानिंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में रिया रोहित से नाराज होकर बैठ चुकी थी। रिया को जब ये पता चला कि लतिका को सारे ही गिफ्ट भेज दिए हैं, जबकि उन गिफ्ट में उसकी ड्रेस भी शामिल थी, जब रिया को ये सब पता चलता है तो वो यहाँ पर रोहित मारवा से नाराज हो जाती है। रिया ने वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के पास पर्सनली जाकर रोहित की बहुत ही बुराइयाँ की थी कि मैं आज अपने डैडी से बहुत ही नाराज हूँ। उन्होंने मुझसे पूछे बिना प्रिंसेस लतिका की बर्थडे ड्रेस को वो लेकर क्यों गए, जबकि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें जाने से पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था। मेरा तो सारा का सारा प्लान ही फेल हो गया। इस पैलेस में मौजूद सभी ही लोगों ने बारी बारी से रिया को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया यहाँ पर किसी की भी नहीं सुन रही थी। तब आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी रिया को बहुत ही समझाने की कोशिश की कि रिया, तुम ऐसे छोटे बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वाह, डैडी को थोड़ी ही ना पता था कि उसमें तुम्हारी वो ड्रेस भी शामिल होगी, और वैसे भी क्या तुमने अपना ये प्लान पहले किसी के साथ शेयर किया था। अब आर्यन और अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया एकदम से शॉक हो जाती है। रिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तब रिया अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मैंने किसी को बताया तो नहीं था। तब आर्यन कहता है, तो रिया तुम ऐसे किसी को कैसे कह सकती हो, जब तुमने ही किसी को कुछ नहीं बताया तो हमें कैसे पता होगा कि उसके लिए कौन से गिफ्ट को भेजना था और कौन से गिफ्ट को नहीं भेजना था। आर्यन की बात यहाँ पर रिया को अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन रिया जब तक कोई ड्रामा क्रिएट ना करे तो उसे रिया कौन कहेगा और उसके तरफ सब ध्यान कैसे देंगे। लेकिन रिया फिर भी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तब अलेक्जेंडर कहता है, ओके रिया, अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें सबसे पहले ये खुद मेंशन करना चाहिए था रिया, इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। और अब तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी गलती को खुद ही रियलाइज करना चाहिए। अब रिया को अपने दोनों ही भाइयों की बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। रिया उनकी हाँ में हाँ भरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर रोहित की आवाज़ आती है। जैसे ही रिया की आवाज़ सुनकर तो रोहित और अनिका भी अब वहाँ पर आ गए थे। रिया ने रोहित से कहा, डैड, आपने सारे ही गिफ्ट राजमहल में क्यों भिजवा दिए हैं। रिया की ऐसी बात सुनकर अब रोहित भी एकदम से शौक हो जाता है कि रिया ने तो ये सारे ही गिफ्ट लतिका के लिए ही तो लिए थे, इसलिए हमने उनको भिजवा दिया। अब अनिका, क्योंकि अनिका रिया को अच्छी तरह से जानती थी, उसको और उसके नेचर को, इसलिए अब रिया भी रोहित की तरफ तिरछी देखती है। तभी रोहित जवाब देता है, मुझे क्यों नहीं। तभी रोहित जवाब देता है कि रिया क्यों नहीं भेजने चाहिए थे, आखिर बात क्या है। तभी रिया कहती है, क्योंकि मुझे
जब वो सारे ही गिफ्ट जा रहे थे तो तब मुझे भी उनके साथ क्यों नहीं जाने दिया, मैं वो सारे गिफ्ट खुद ही लेके जाने वाली थी। रिया ने अब अपने दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर रखा और अपने डैड को गुस्से से देखने लगी। रोहित ने रिया को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखा तो अब रोहित समझ गया था कि रिया अब उससे शायद कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई है और अनिका भी अब इस बात को समझ गई थी। अनिका ने यहाँ पर रिया को समझाने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि रनिका अच्छे से जानती थी कि ये दोनों बाप बेटी का मामला है, वो दोनों आपस में ही इसे सुलझा लेंगी। रिया को ऐसे देखते ही अब रोहित फिर से रिया को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पास बिठाकर कहता है, मैंने तुम्हें अभी इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आपके डैड ने भी आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। रोहित के मुंह से सरप्राइज का नाम सुनते ही अब तो रिया की नाराजगी एक पल में ही गायब हो गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से अब अपने डैड को देखने लगी कि आखिर रोहित ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। रिया को ऐसे उसे घूरते हुए देखकर अब रोहित ने कहा कि आप अपने रूम में जाइए, आपके डैड आते हैं। ये कहते ही हुए ही अब रोहित ने आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देखा। वो दोनों भी समझ गए थे कि अब उन्हें अपने अपने रूम में जाना है और वो दोनों भी अब रिया के साथ ही अपने रूम की तरफ जाने लग गए थे। यहाँ रोहित ने भी निखिल के साथ सभी को उनके फ़ोन में कुछ इनविटेशन कार्ड को सेंड कर दिया था, जो कि उसने रानी आलिशा के द्वारा पहले से ही अपने फ़ोन पे मंगवा लिया था, क्योंकि इस इनविटेशन कार्ड के बिना उसका कोई भी आदमी वहाँ पर महल के अंदर नहीं जा सकता था। इसलिए रोहित ने सभी को पर्सनली एक एक इनविटेशन कार्ड वहाँ पर भेज दिया था। इनविटेशन कार्ड में क्यूआर कोड बना हुआ था, उसको स्कैन करने के बाद ही उन्हें वहां पर महल में एंट्री मिलने वाली थी। रोहित ने सबसे ही कह दिया था कि सब टाइम पर ही वहां पर आ जाइएगा, कोई भी टाइम के बाद या पहले नहीं। ये कहते ही हुए ही अब वो अपने रूम में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी कैलाश अधिकारी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो वो लोग आज ही रोहित पर अटैक कर सकते हैं। तभी कैलाश अधिकारी भी इसी टेंशन में था और अब कैलाश अधिकारी कहता है, देखो अनिका बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे ही महल की सिक्योरिटी मुझे ही सौंपी गई है और मुझे मेरे काम को कितनी सेफली करना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे ही इस राजमहल की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी को तोड़े। मैं भी आज रात तुम सबके साथ ही वहीं पर ही रहूँगा और तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने आदमियों को राजमहल के आसपास पहले से ही खड़ा भी कर दिया है। अनिका ने भी अभी कैलाश अधिकारी से कहा, अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। कोई भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, मुझे हर पहलू का पता होना चाहिए। ये कहते ही अब अनिका कैलाश अधिकारी को फिर से बाय बोलती है। अब कैलाश अधिकारी भी अनिका को बाय करके अब कहता है, ओके मैं तुम्हें हर चीज़ के बारे में अपडेट करूंगा, और वो भी फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। कैलाश अधिकारी अपने फ़ोन को जैसे ही डिस्कनेक्ट करके अपनी पॉकेट में रखता है, वैसे ही वो उसे वहाँ पर उसके कंधे पर एक हाथ आया। कैलाश अधिकारी ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, तुम किसी दिन मुझे पकड़वा कर ही मानोगे, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे क्या ज़रूरत थी तुम्हें कल बच्चों के रूम में जाने की? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रोहित को ऊपर जाते हुए पहले ही देख लिया था और तुम्हें खबर कर दी थी, वरना तुम्हारा राज तो खुल ही जाता। उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने काफ़ी लंबे समय से अपने बच्चों को नहीं देखा था, जो वो सामने आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए कल सबके सोने के बाद मैं बच्चों के रूम में ही चला गया था। वो कल रात मुझे रेखा मूर्ति ने देख लिया था और मुझे वार्निंग दी थी कि मेरा 3rd फ्लोर पर जाना बिल्कुल ही मना है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस आदमी की पूरी बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी बड़ी बड़ी आंखों से उस आदमी को देखने लगता है और अपना एक हाथ उसके सिर पर मारता है। अरे भाई, मैं तुम्हारे यहाँ अपने साथ इसी शर्त पर लाया हूँ कि तुम यहाँ मेरे आदमी बनकर ही रहोगे, इस गलती को दोबारा मत दोहराना। और अब वो आदमी ने भी यहाँ में अपना सिर हिला दिया था। इधर कैलाश अधिकारी अपनी बात को पूरा करते कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ राजमहल की सिक्योरिटी के लिए चलना होगा। वो आदमी ने भी अब हाँ कहा। कैलाश अधिकारी की बात में हाँ मिलाई। कैलाश अधिकारी से पूछता है, लेकिन वहाँ पर अब हमें क्या करना है? तब कैलाश अधिकारी उसको जवाब देते हुए कहते हैं, हमें बहुत जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि हमें इस मिशन में कब ज्वाइन करना है। और हाँ, एक बार और इस मिशन में आ गए हो तो समझ लेना तुम्हारे अंदर जुबान है ही नहीं। इतना कहते ही अब वो कैलाश अधिकारी अपने फ़ोन पर फिर से बात करने लग जाता है। उधर रोहित अनिका दोनों ही अपने रूम में बालकनी में खड़े हुए थे। अनिका ने रोहित से पूछा, ब्लैक कैट और अनिका दोनों ही एक साथ थे, कैसे पॉसिबल है?
तभी रोहित ने जवाब दिया, तुम टेंशन मत लो, तुम वहाँ जाओगी अनिका बनकर, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर में तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर बन जाओगी और ये सब तुम्हें कैसे करना है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अनिका ने रोहित से कहा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक लैब अरेंज करवा सकते हो? जिस आदमी को जॉन ने पकड़ा था मुझे उसका ब्लड टेस्ट करना है। क्या ये आपके लिए पॉसिबल है मिस्टर मारवा? रोहित ने भी मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, आओ मेरे साथ। अनिका भी अब रोहित के पीछे पीछे चलने लगी। वहीं पर बाथरूम के रास्ते से रोहित अनिका को बेसमेंट में ले आया और रोहित साइड की तरफ टर्न हो गया। अनिका ने भी रोहित से कहा, बाहर जाने के लिए हमें लेफ्ट टर्न लेना है ना मिस्टर मारवा, फिर आप राइट टर्न क्यों ले रहे हो? अनिका को लगा कि शायद रोहित उसे किसी और रिसर्च लैब में यहाँ से बाहर लेकर जा रहा होगा। तभी रोहित ने अनिका से कहा, जस्ट फॉलो मी अनिका, आई नो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तभी अनिका भी रोहित को फॉलो करते हुए कहती है तभी अनिका भी रोहित को फॉलो करते हुए कहती है, ओके मिस्टर मारवा। तभी अनिका ने देखा कि रोहित ने अपने फिंगरप्रिंट को एक स्कैनर में रखा और एक डोर खुल जाता है। रोहित ने अनिका को अंदर आने का इशारा किया। अनिका अंदर आई और अनिका ने देखा तो अनिका एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि मारवा हाउस के ही रिसर्च लैब जैसा एक लैब यहाँ पर भी बनाया हुआ था। अनिका ये देखकर एकदम से खुश हो गई। यहाँ पर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि अनिका अपने लैब को वैसे भी बहुत ही मिस कर रही थी। तभी उसकी नज़र वहां पर एनी पर पड़ी, जो लैब में पहले से ही मौजूद थी। एनी ने उस आदमी के ब्लड सैंपल ले लिया था। एनी ने उस आदमी का ब्लड सैंपल ले रही थी। तभी अनिका ने कहा, वेरी गुड एनी, मैं तुमसे अभी यही कहने वाली थी। एनी ने भी कहा, मैडम ब्लड सैंपल हो गया है। अभी अनिका ने उससे कहा, इसे वहाँ रख दो। रोहित ने अब अनिका रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा हमें कब जाना है बर्थडे पार्टी में? तभी अनिका की बात को सुनकर रोहित ने कहा, हमें यहाँ से 2 घंटे में निकलना होगा अनिका, तब तक तुम अपना काम फिनिश कर लो। अनिका ने कहा, पर पार्टी तो शाम को ही है ना? अनिका की इस बात पर रोहित जवाब देता है कि क्या तुम वो सरप्राइज नहीं देखना चाहती? अनिका अब फिर से एक सोच में पड़ गई थी। तभी यानी क्योंकि रोहित यहाँ पर अनिका को बार बार कुछ ना कुछ सरप्राइज पर सरप्राइज देता ही जा रहा था। इधर एनी अनिका से कहती है, मैडम आप रोहित सर के साथ जाइए, मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगी। अनिका भी अब सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे यहाँ भी रहना था, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ भी वहाँ पर रहना चाहती थी, क्योंकि यही एक प्रीशियस टाइम था जो वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहती थी। अनिका ने एनी से जैसे ही कुछ पता चलता है अनिका ने एनी से कहा, तुम्हें जैसे ही कुछ भी इस टेस्ट के बारे में पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताना, और जल्द से जल्द बताना, मैं इसका वेट करूंगी। अब एनी भी अनिका को थम्स अप का इशारा करती है और कह देती है, ओके मैम। अब अनिका रोहित के साथ ही सीक्रेट रास्ते के से अपने बाथरूम से फिर अपने रूम में आ जाती है। अनिका ने अब रूम में आकर रोहित से कहा, क्या सीक्रेट डोर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही है जो बेसमेंट तक जाता है? ये बात सुनकर अब रोहित कुछ पल के लिए तो चुप रहता है, फिर अब कहता है, नहीं एक जगह और है, और हाँ इस प्लेस में कुछ ऐसा भी है जब तुम देखोगी ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम गेमिंग वर्ल्ड में आ गई हो। रोहित की इस बात से अब अनिका ने रोहित से कहा, फिर तो पापा की प्रिंसेस खूब खुश होगी। तभी रोहित ने भी कहा, हाँ तो ये पैलेस तो मेरी प्रिंसेस का ही है ना, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ मेरी प्रिंसेस के ही अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पर मैंने ही ऐसा एक गेमिंग के लिए भी बनाया हुआ है। अच्छा अब अनिका कहती है, अच्छा चलो ना कुछ देर बच्चों के साथ बैठते हैं, फिर पता नहीं ये मौका हमें दोबारा मिलेगा या नहीं। रोहित को अब अनिका की ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि अनिका कब से यहाँ पर इतना अपने काम को छोड़कर बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होने की बात करती है, क्योंकि अनिका तो कई कई दिन तक अपने काम में इतना इन्वॉल्व रहती थी कि उसे खुद के खाने पीने सोने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अनिका पे पता है पिछली बार जब बैंक में हमारी लड़ाई शक्तिशाली गैंडा से हो रही थी तो तुम्हें मुझ पर भरोसा किया था। अगर इस बार भी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? क्योंकि जब तो तुम मुझे इतना भी नहीं जानती थी, लेकिन अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझे लगता है अब तो हमारे बीच में वो भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा।
अनिका को रोहित की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसे 440 वोट का एकदम से झटका लगा हो, क्योंकि अनिका ने तो खुद ये कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित ऐसा सोच सकता है। अनिका अब सीरियस होकर रोहित से पूछती है, मिस्टर मारवा, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे अभी के अभी उस बारे में बताएं। अगर मुझे बाद में उस चीज़ के बारे में पता चलता है तो फिर उसका अंजाम फिर आप ही भुगतना। देखिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए, बताइए मुझे क्या चल रहा है आपके मन में, आपके दिमाग में। आपने मुझसे वादा किया है कि आप अपने खुद की भी हिफाजत करेंगे। आप अपने उस वादे को भूल मत जाना। रोहित अब टॉपिक को बदलते हुए कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अनिका चेक कर रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका ने रोहित के पेट में एक जोर से पंच मार दिया, जिससे रोहित सीधा ही अपने बेड पर जाकर गिरता है। क्योंकि रोहित की ये बात अनिका को इतनी बकवास लगी कि अनिका को कब गुस्सा हाई हो गया, अनिका को खुद भी पता नहीं चला। अब रोहित एकदम से समझ गया था कि उसका ये मजाक अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, इसलिए ही उसे अनिका से ये मार खानी पड़ी है। रोहित ने भी अब अनिका को सॉरी कहा और फिर उसे बच्चों के रूम में जाने के लिए कह दिया। अनिका भी अब रोहित को गुस्से से घूर रही थी। रोहित के तब कहता है कि अब गुस्सा छोड़ भी दो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अनिका जानती थी कि रोहित ऐसे ही तो कोई भी चीज़ नहीं करता था। अनिका भी अब सोचती है कि आखिर रोहित के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है, मुझे क्यों कुछ अजीब लग रहा है। अनिका और रोहित अब दोनों ही बच्चों के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भूमिका और निखिल बच्चों के साथ पहले से ही वहां पर उनके पास टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों बच्चों के रूम में ही थे। रिया भूमिका को अपनी ड्रेस दिखाकर पूछ रही थी कि आज शाम को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे रेडी हो। तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर भी यही सोच रहे थे कि उनके डैड ने क्या सरप्राइज प्लान किया होगा। वो रिया को देखकर एक दूसरे से इशारों में बातें भी कर रहे थे कि रिया के पास इतनी सारी ड्रेसेस है, लेकिन हमेशा जब उसे कहीं बाहर जाना हो या जब किसी पार्टी में जाना हो तो रिया हमेशा हर ड्रेस को देखकर ही यही ड्रामे करती है। वो दोनों ही भाई एक दूसरे से इशारों में कह रहे थे कि ये लड़कियां भी पता नहीं कैसी होती है। हालांकि भूमिका और रिया दोनों ही अपनी ही बातों में गुम थे, क्योंकि भूमिका भी खुद रिया की तरह ही करती थी। जब भूमिका को कहीं बाहर जाना होता था तो भूमिका का भी सेम यही इशू होता था, इसलिए वो रिया की हर एक बात को यहाँ पर अच्छे से समझ रही थी। वो दोनों अब निखिल से यही बात कर रहे थे, तभी उन्हें दरवाजे पर रोहित और अनिका दिखे। रिया ने अपने डैड से कहा, डैड प्लीज़ हेल्प मी। उधर आर्यन और अलेक्जेंडर भी खड़े हो गए थे। रोहित ने कहा, तुम सब रेडी हो जाओ, बी रेडी फॉर योर सरप्राइज। रोहित के मुंह से सरप्राइज सुनकर एक बार से ही तीनों बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। भूमिका ने कहा, रोहित, क्या ये सरप्राइज सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए है या हम सब के लिए भी है? क्योंकि भूमिका ने ये बात रोहित को चिढ़ाने के लिए कही थी कि रोहित यहाँ पर अपनी बेटी में ही इतना लगा हुआ था कि उसे कोई और भी याद है या नहीं। भूमिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वैसे तो ये सरप्राइज़ तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही है, लेकिन अगर तुम लोग इस सरप्राइज़ को देखना चाहते हो तो तुम भी देख सकते हो, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। अगर तुम लोग वहाँ पर आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। रोहित की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, ठीक है, सरप्राइज़ हमारे लिए ना सही, लेकिन हम भी तो देखें कि जरा एक पिता ने अपनी बेटी के लिए क्या सरप्राइज़ किया है। इसलिए अब भूमिका भी वहां अब उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी। तब रोहित ने कहा, मर्जी तुम्हारी है, जिसमें से भी अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। अब तक रेखा मौसी भी वहां पर पहुंच गई थी। रेखा मौसी ने भी जब ये सोचा तो उन्होंने भी कहा, अगर सरप्राइज देखने की बारी है तो सरप्राइज देखने के लिए तो मैं भी चलूंगी, मैं भी तो देखूँ आखिर क्या सरप्राइज है। तब रोहित ने बड़े ही आदर से रेखा मौसी को कहा, जी मौसी जी, जरूर आप भी आ सकती हैं। रोहित अब ये बात कहकर अपने बच्चों के साथ के बाद अब रोहित वहां पर अपने बच्चों के साथ बैठ जाता है। अनिका भी रिया और भूमिका के साथ वहीं पर कुछ वक्त के तक बैठी रहती है। तब कुछ देर तक वो सब जब वहां पर बैठे होते हैं तो अब रोहित कहता है, फाइनली अब सरप्राइज का वक्त आ गया है। अगर आप सबको सरप्राइज देखना है तो बी रेडी। सब रेडी हो गए हो क्या? ये कहते ही रोहित बच्चों के रूम से अपने रूम में चलने लग जाता है। भूमिका और निखिल वे दोनों भी अब अपने अपने रूम में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सब रेडी हो जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। अब्दुल और चिराग भी वहाँ सामने से आ रहे थे और वो सब भी अब जाने के लिए रेडी ही थे।
तक नीचे गाड़ियां भी तैयार थी। तभी एक गाड़ी में वहां पर चिराग, अब्दुल, निखिल और भूमिका थे। एक गाड़ी में तीनों बच्चे थे, वहीं रेखा मौसी के साथ। तो वहीं आज रोहित और अनिका ने लास्ट गाड़ी चूज की थी। रोहित ने ड्राइवर को पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था और उसने स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी बता दिया था कि उन्हें राजमहल कब और कैसे जाना है। रोहित ने पहले ही सारी ही प्लानिंग को कर लिया था। रोहित ने यहाँ सबके लिए गाड़ियों का अरेंज करवा दिया था। ये कहते हुए अब अनिका और रोहित वहाँ से वो भी चले जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, चलो भाई जल्दी तैयार हो जाओ, हमारा जाने का भी आदेश आ चुका है। थोड़ी ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर विकास ने कहा, हमें अभी तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत है, पार्टी तो शाम को है, इतनी पहले जाकर क्या करेंगे, वैसे भी हमारा मिशन तो शुरू तभी ही होगा। मिशन को मैं लीड कर रहा हूँ, वो शाम को ही होगा, इसलिए अभी जाने का मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर विकास की ये एरोगेंट देखकर अभी इंस्पेक्टर अब्बास को भी गुस्सा आ गया था। लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने मन में ये सोच रखा था कि इसे अंदाजा भी नहीं है कि मिस्टर रोहित मारवा इसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं और ये मूर्ख है कि ये अभी भी अपने ही एरोगेंट में सड़ रहा है। इंस्पेक्टर विकास को छोड़कर सब जानते थे कि फ्रांस में मिशन अनिका लीड कर रही थी कि किसी भी वजह से अगर अनिका वहां मौजूद नहीं होती तो फिर इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका की मदद से इस मिशन को संभाल लेंगे। ये सारी ही बातें मिस्टर मारवा ने हम सभी की ईमेल आईडी पर हमें काम के साथ ही लिख कर दे दी थी। सिर्फ इंस्पेक्टर विकास को ही अलग मैसेज भेजा था ताकि वो अपनी ही धुन में बना रहे। बाकी यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका इन सब की टीम को क्या करना है वो पहले से ही इस बात के बारे में जानते थे। अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा कि हम सब शाम को एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, क्या बिना किसी गिफ्ट के जाएंगे। वो अपने ऑफिसर्स को कहता है, तैयार हो जाइए, हमें अभी पहले मार्केट जाना होगा क्योंकि पहले हमें बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट खरीदना होगा। इंस्पेक्टर अब्बास की बातों में अब सब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि बिना गिफ्ट के जाना तो पार्टी में काफ़ी ही ऑकवर्ड फील होगा। वो अब सब रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित की गाड़ियों ने अब तक 5 घंटे के सफ़र को पूरा होने के बाद एक जगह पर गाड़ी रुकी। इससे पहले कि सब गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरकर देखते, रोहित ने अनिका की आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी। ऐसे ही निखिल ने भी अब भूमिका के साथ किया क्योंकि निखिल ने भी भूमिका की आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी। अलेक्जेंडर ने रिया की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और आर्यन ने रेखा मौसी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब निखिल, रोहित, आर्यन और अलेक्जेंडर, चिराग और अब्दुल अब सब नीचे उतरकर देखते हैं कि रोहित को छोड़कर बाकी सब अपनी फटी हुई आंखों से देख रहे थे। निखिल ने भूमिका का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे बाहर आने को कहा। भूमिका ने भी निखिल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अब वो बाहर आ गई थी और उससे पूछने लगी, कहाँ है रोहित, क्या वो यहाँ पहुँच गया है, ये कैसा मजाक है मेरे साथ। और निखिल, तुम कब रोहित के प्लान में शामिल हो गए, क्या तुम कुछ बोलोगे या तुम्हें भी अब बोलने से रोहित ने मना किया है। भूमिका की ये बात सुनकर यहाँ पर निखिल केवल मुस्कुरा ही रहा था। निखिल कोई भी जवाब नहीं देता। इधर भूमिका का सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा था। इधर आर्यन ने भी अभी रेखा मौसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे अब गाड़ी से रेखा मौसी को उतरने के लिए कहता है। अलेक्जेंडर ने भी ऐसे ही रिया को संभाल कर बाहर आने के लिए कहा। रोहित ने झुककर अब अनिका के कान में कहा, तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर बाहर आना चाहोगी या मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूं। रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाइए, आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए मिस्टर मारवा, जितना आपका काम है आप बस वही कीजिए। अनिका की इस बात से अब रोहित के मुंह से एकदम से निकल गया, हाउ रोमांटिक यू आर अनिका। रोहित ने ये बात बहुत ही धीरे से कही थी लेकिन अनिका के कानों ने इसे सुन लिया था। इसलिए अनिका ने कहा, पिछले 1 महीने में पता चल गया है कि कौन कितना अनरोमांटिक है। मैं आपकी तरह प्लानिंग करके रोमांस तो नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैंने पिछले 1 महीने में वही किया। जब तक मैं जाहिर नहीं करती थी तब तक नहीं करती थी, लेकिन जब करती हूँ तो मैंने खुल के किया है। कम से कम वो मेरी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था। अनिका ने यहाँ रोहित पर सीधा ही एक टोंट कस कर दिया था। क्या अब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाएंगे मिस्टर मारवा, या वो रास्ता भी अब मैं खुद ही ढूंढ लूं। अब रोहित ने अनिका का ताना अच्छी तरह से समझ गया था, लेकिन उसे अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और अपने हाथ से अनिका के हाथों को थाम लिया। अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वो बाहर आ गई। भूमिका भी फिर
कहा भूमिका ने भी फिर कहा, रोहित क्या तुम यही हो? अगर हो तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सरप्राइज़ रिया के लिए है तो हमारी आंखों पर पट्टी क्यों लगाई हुई है? सिर्फ रिया की ही आंखों पर पट्टी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये सरप्राइज़ तो रिया के लिए था। अब भूमिका के इतने सवालों को अब रोहित ने बस उसके सवालों को सुनकर अब चुप रहना ही ठीक समझा। अब थोड़ी ही देर बाद उसने बोला, चलो खुद ही देख लेना। अब रोहित अनिका को, निखिल भूमिका को, आर्यन ने अपनी बड़ी मौसी का हाथ पकड़ा हुआ था और वही अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगे। धीरे धीरे वो सब अपने कदम बढ़ा रहे थे, वो सब अंदर चले गए थे। रोहित धीरे से अब रिया के पास जाता है और उसकी आंखों पर से पट्टी हटा देता है। धीरे धीरे जैसे ही रिया अपनी आंखें खोलती है तो जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके सामने देखती है तो कभी अपने पीछे खड़े अपने डैड को देखती है। रिया को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया। रिया ने अब रोहित से कहा, अपने डैड से कहा, क्या यही मेरा सरप्राइज़ है? अब रोहित ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ यही तुम्हारा सरप्राइज़ है। अब रिया ने खुशी से अपने डैड को हक कर लिया और बोला, डैड इट्स अ बेस्ट सरप्राइज फॉर मी। थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड, आई नो इट। रिया की इतनी बात सुनकर अब रेखा मौसी बोल पड़ी, अरे रिया, तुम्हारे डैड ने जो सरप्राइज रेडी किया है वो क्या सिर्फ तुम्हें ही नजर आएगा? यहाँ हम सब भी उसे देख सकते हैं। जैसे ही रेखा मौसी की ये बात आर्यन के कानों पर पड़ी तो अब उसने तुरंत ही अब रेखा मौसी की आंखों पर से पट्टी हटा दी थी। उधर निखिल ने भी भूमिका की पट्टी को उसकी आंखों से हटा दिया था और वही अलेक्जेंडर ने भी अब तक अपनी मोम की आंखों से ऊपर पट्टी को हटा दिया था। अब अनिका ने कहा, बेटा प्लीज़, तुम्हारे डैड तो भूल गए हैं कि उन्हें मेरी आंखों से भी पट्टी हटानी है। इसलिए अलेक्जेंडर ने ही अनिका की आंखों से पट्टी हटा दी थी। इसलिए अलेक्जेंडर ने ही यहाँ पर रोहित का काम किया था। अनिका, भूमिका और रेखा मौसी ने जब आंखें खोली तो वो सब बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखते ही रह जाते हैं। भूमिका ने बोला, ये रिया का सरप्राइज है रियली? रोहित ने एक मुस्कान देते हुए कहा, चाहो तो तुम अपना भी मान सकती हो। रोहित ने अपनी को एक ट्रेडिशनल फ्रेंच डिज़ाइनर्स फेरी कोस्टल शोरूम में ले गया था जो 18th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था, जो अपने एथिकल वर्क पैटर्न की वजह से काफ़ी ही वर्ल्ड में फेमस था। आज के टाइम पर भी वो इतना ही फेमस है और उसके स्टाफ का काम करने का तरीका काफ़ी शानदार है। आज रोहित ने इस पूरे ही शोरूम को बुक कर लिया था और इसमें से जिसको भी जो भी कुछ परचेज करना था वो सब कर सकते थे। अभी यहाँ पर सब कुछ यही सोच रहे थे कि तभी वहाँ की मैनेजर अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ रोहित के सामने आई और उन्होंने वहाँ पर रोहित को ग्रीट करते हुए कहा, थैंक यू फॉर कमिंग सर, आई होप आप हमारे साथ कुछ कोऑपरेट करेंगे। हमारे कुछ स्टाफ मेंबर राजमहल गए हैं लेकिन आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। रोहित ने भी अब जवाब में कहा कि दैट्स नो प्रॉब्लम। तभी वहाँ पर हेड स्टाफ अपने कुछ स्टाफ को साथ लेकर आता है और उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, आप किस तरह से रेडी होना पसंद करेंगी? अब क्योंकि रिया यहाँ पर आके बहुत ही खुश थी, रिया भी यहाँ के शोरूम को अच्छी तरह से जानती थी और इनके काम को भी, इसलिए रिया ने कहा, जस्ट लाइक प्रिंसेस। स्टाफ मेंबर ने भी अब कहा, ओ आप प्रिंसेस की तरह कोई ड्रेस चाहती है? आपको जो भी यहाँ पर ड्रेस पसंद हो आप हमें बता दीजिए। रिया ने भी अभी स्माइल करते हुए कहा। सब स्टाफ मेंबर ने भी अभी भूमिका, अनिका और रेखा मौसी की रिया के पीछे आने के लिए कहा। पर सब अपनी अपनी ड्रेस चूज करने के लिए लग गए थे। रोहित ने जब देखा कि सभी अपनी ड्रेस को चूज करने में लग गए हैं तभी रोहित भी अब वहाँ से किसी दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ रिया पूरे ही रूम में घूम कर अब वो ड्रेस देख रही थी। अगर उससे कन्फ्यूजन होती तो वो भूमिका को बताती और भूमिका उसकी हेल्प कर देती क्योंकि भूमिका को फैशन के बारे में अच्छे से पता था। इधर रेखा मौसी ने भी अपने लिए एक सिल्क की खूबसूरत सी साड़ी खरीद ली थी। अनिका भी अब कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर वो क्या ले। अनिका को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अनिका कभी भी शॉपिंग में इतना टाइम नहीं लगाती थी और ना ही उसे शॉपिंग पर इतना टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता था।
लेकिन आज अनिका भी अपनी शॉपिंग में काफ़ी ही व्यस्त दिख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने रिया की आवाज़ आई। मम्मा, अनिका ने भी कहा। हाँ मैं यही हूँ, बोलो रिया। तभी रिया ने अनिका से कहा, क्यों ना हम दोनों ट्विनिंग करें, जल्दी चलो मेरे साथ। मैंने कुछ ड्रेस को सिलेक्ट किया है जिससे हम दोनों ही ट्विनिंग कर सकते हैं, तब हम दोनों ही माँ बेटी एक जैसी दिखेंगी, हम दोनों एक ही ड्रेस को पहनेंगे।